नमस्कार, मैं इमरान सिंह नेगी और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्होंने अभी एक समीक्षा बैठक की है, आभार बैठक की है। नेगी जी, जब तक परिणाम नहीं आया था तब तक सभी को यही लगता था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को नहीं, वोट बीजेपी के लोगों ने भी दिया, लेकिन सभी लोगों को यही लगता था कि सब कुछ आपके अनुकूल है। सरकार के खिलाफ लहर थी, कोटद्वार में पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था बीजेपी का, वो भी निराशाजनक था। तमाम चीज़ें, तमाम बातें परिणाम आने से पहले तक आपके पक्ष में थी, लेकिन जो परिणाम आया वो आपके पक्ष में नहीं आया। क्या कहना है आपका? और देखिए, सबसे पहले तो मैं कोटद्वार की जनता का और उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इस चुनाव को अंजाम दिया। ये बात सही है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये परिवर्तन होते हुए कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ये हम नहीं बल्कि आम जनमानस कह रहा था और उसमें कोटद्वार की विधानसभा भी थी। मैंने तमाम जो दिनों में जितना भी घूमा हूँ, लोगों तक मिला हूँ, हर व्यक्ति यही कहता था कि इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है। यहाँ तक कि विरोधी पक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार करते थे। लेकिन परिणाम जब आए तो स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाले थे। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ देखी गई। एक बात जो जिस ओर आपने इशारा करने का प्रयास किया कि ये जनता का मैंडेट है या कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस बारे में भी आपने जानना चाहा। इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यदि अगर शंका व्यक्त की जाती है किसी भी स्तर पर किसी प्रणाली को लेकर, तो उस पर संशोधन किया जाना चाहिए और ये निर्वाचन आयोग का काम होना चाहिए। इसके लिए, क्योंकि ये जनमत है और जनमत के माध्यम से जो निर्णय होते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, सिरोधार्य है। जनता का मैंडेट यदि था तो इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ईवीएम में शंका पैदा हो रही है और लगातार दल लगातार कह रहे हैं कि इससे त्रुटिपूर्ण रिजल्ट आने की संभावना है, इसको मैनेज किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। हालांकि यहाँ पर जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में था और हर व्यक्ति के मुंह से ये लगता था कि इस बार कांग्रेस की सरकार होंगी और लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस के सरकार बनने के खुद होते हुए बहुत सारी उम्मीदों को पंख लग गए थे। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने स्थापित किया था 5 साल तक, जो बेरहमी से उनको रोका गया, उनको शुरुआत करने की एक जिज्ञासा मन के अंदर थी, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता, यहाँ पर जो है महंगाई पर अंकुश भी लगता और लोगों को कहीं न कहीं सुविधाएं उपलब्ध होने की एक मार्ग प्रशस्त होता। लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं तमाम जो कार्यकर्ता जिन लोगों ने लगातार मेहनत की, मशक्क़त की, पूरी मेहनत के साथ अपने को 100% देने का प्रयास किया, उनका मैंने आभार व्यक्त किया और उम्मीद की कि हमको जनमानस जनहित के कार्यों में जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसको हमारा सहयोग प्रदान होगा, लेकिन अगर सरकार जन विरोधी कार्यों को करने का प्रयास करती है तो उसका सख्त विरोध भी किया जाएगा, सड़कों पर भी किया जाएगा। अच्छा नेगी जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है, आपकी सक्रियता से लगता है, आप जैसा कह रहे हैं, आप ने जो वादा किया था जनता से कि अगर आप चुने जाते हैं तो विकास प्राधिकरण लागू नहीं होगा और नए टैक्स भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरह की नीतियाँ अपनाती है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ 4 साल में कोई भी ऐसा कानून ला सकती है, लेकिन आखिरी 5वें साल में कुछ भी किया जा सकता है। जैसे पूर्व में हुआ है, प्राधिकरण को आखिरी समय में निरस्त किया गया। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कोटद्वार विधानसभा में, कोटद्वार में नगर निगम में आप पर इस बात के लिए बाध्य किया जाता है नगर निगम को कि वो हमसे टैक्स वसूले, जनता से टैक्स वसूले और विकास प्राधिकरण को दोबारा लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो आप उसका विरोध करेंगे? देखिए, इसके लिए हम लगातार विरोध कर रहे थे। आपका टैक्स इम्पोज़ न हो किसी भी व्यक्ति के ऊपर। कारण था उसका कि जनता ने जब चाहे ही नहीं कि यहाँ पर नगर निगम बने तो ये थोपा गया, बगैर जन सुनवाई के थोपा गया, जिसको हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था दोबारा इसका जो है लोगों की अनुमति ली जाए या इसकी जन सुनवाई की जाए, लेकिन उसमें लोगों की ढिलाई की वजह से थोड़ा वो अंजाम नहीं हो पाया। दूसरा, प्राधिकरण के खिलाफ हम लगातार थे कि 2017 में जितने भी प्राधिकरण बने उनको निरस्त किया जाना चाहिए। मैंने लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को हस्ताक्षर अभियान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भेजा और ये कहा कि यहाँ पर इन 11 समस्याएं जो ज्वलंत थी उसमें एक जिला प्राधिकरण को भी समाप्त करना जरूरी था। उस पर हमने जब लिखा तो इन्होंने उसको स्टे किया, समाप्त नहीं किया।
अभी वो तलवार निरंतर जो है लटकी हुई है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार इसने अगर कोई निर्णय सकारात्मक जनता के प्रति नहीं लिया तो ये उन लोगों के ऊपर भी टैक्स थोप देंगे जिन लोगों ने इस समय मकान बनाए। वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से इनकी योजना जो है कि इसमें बड़ी धनराशि को इकट्ठा किया जाए, राजस्व को इकट्ठा किया जाए, लोगों को प्रताड़ित किया जाए। जो हम लोगों ने सोचा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्राधिकरण को जड़ से समाप्त कर लिया जाएगा और अगले कई सालों तक जो है नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले 35 ग्राम सभाएं जो सम्मिलित हुई थी उनसे टैक्स नहीं लिए जाएंगे। हमने आवारा पशुओं की समस्या का समाधान के लिए भी जो है कारगर कदम उठाए थे। कोशिश की थी कि यहाँ पर हर वो सुविधा मिले जो यहाँ पर मिल सकती है जनता को। अच्छा नेगी जी, आखिरी सवाल। नेगी जी, 2000 से लेकर 2022 का समय आ गया, आपको इस विधानसभा में चाहने वाले हज़ारों लोग हैं, 25,000 से ज़्यादा वोट आपको 2000 से मिल रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे पैराशूट प्रत्याशी आता है, चाहे पिछले 5 साल की बात करें, चाहे वर्तमान समय की बात करें। पिछले 5 सालों में भी पैराशूट प्रत्याशी आए तो लगातार लोगों को लगा कि आपको इसका लाभ मिलेगा, आप चुनाव जीतेंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता, इतने लंबा आपका राजनीतिक कैरियर हो गया है, इतने लोकप्रिय होने के बाद 26,000 वोट तो आपको आसानी से मिल ही जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कोई रणनीतिक चूक हुई हो चुनाव में? क्योंकि आप जिस तरह सादगी से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसा अभी आपको लगता होगा, अब तो आपने थोड़ा फीडबैक भी लिया होगा, लगता है आपको कहीं पर कोई रणनीतिक भूल हुई है आपकी पार्टी से या आपसे या कार्यकर्ताओं से? देखिए, इस प्रकार इस बार इस चुनाव में जो कार्यकर्ताओं का जोश था वो देखते ही बनता था। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर कार्यकर्ता ने अपना 100% देने का प्रयास किया, बल्कि उससे अधिक देने का प्रयास उनका रहा है। रणनीति में कहीं कोई कमी नहीं थी। ये दुर्भाग्य था, ये नियति में ये नहीं लिखा, ये नियति में ये लिखा था कि भाई यहाँ से चुनाव हारना सुरेंद्र सिंह नेगी का तय है, ये बात दीगर है। लेकिन जनता के निगाह में या जो अपोजिशन के लोग हुआ करते थे जिन्होंने कि दूसरे दल को वोट डाला, वो भी कहते थे इस बार आपकी सीट पक्की है और आप जीत रहे हैं, और शुभकामनाएं बड़ी मात्रा में मिली। लेकिन जब रिजल्ट खुला तो स्वाभाविक रूप से वो लोग भी सदमे में थे जिन लोगों ने वोट दिया। स्वाभाविक रूप से हम इस अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया उसके प्रति हम लोगों ने इसको स्वीकार तो किया, क्योंकि जनादेश के रूप में हम इसको देखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से इस प्रकार पूरे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ था और एक तरफा जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। उसके बावजूद भी हर जगह से 47 सीट जीत जाना एक मायने रखता है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ तो है, कुछ तो है। नेगी जी, आखिरी सवाल आपसे। अब चूँकि आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग सरकार का जिस तरह का रवैया रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान ने भी इस बात को उठाया है कि उनको ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ न कुछ है, चुनाव संचालन में कुछ न कुछ कमियां हैं। अब नज़दीकी चुनाव जो है वो मेयर का चुनाव है नेगी जी, और ये चुनाव तब 2027 में होगा। और निर्वाचन आयोग की जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है। तो मेयर का चुनाव सबसे नज़दीक होगा, तो आप के 28,000 समर्थक यहाँ पर हैं, तो उस चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी 2 साल बाकी हैं और अभी से कहना बहुत मुश्किल है और कहा भी नहीं जाना चाहिए। 2 साल में सरकार क्या काम करती है, जनादेश क्या देती है, पब्लिक क्या सोचती है, जनता का रोष बढ़ता है या घटता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा मेयर के चुनाव पे। और मैं समझता हूँ ये अभी बहुत जल्दबाजी होकर इस पर कमिटमेंट है। अच्छा नहीं, ठीक है। आखिरी सवाल, आपकी यहाँ पर एक बैठक हुई है जिसमें आपने लोगों का धन्यवाद किया, लेकिन चूंकि आपको 28,000 लोगों ने वोट दिया है, अगर इस ईवीएम मशीन के रिजल्ट को भी देख लें, तो बाकी जो लोग घरों में बैठे हैं, जो सदमे में हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि सदमा नहीं होना चाहिए और जो टीस मन के अंदर है उसको उतार देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मेहनत उनके द्वारा की गई है वो बहुत बड़ा एक कारण था जिसकी वजह से 28,000 लोगों ने आपको वोट दिया। ये एक अंडर करंट था जिसको न तो हम समझ पाए न वो समझ पाए। जो जीत गए वो भी जो है असमंजस में थे कि हम दूसरे नंबर पे आएंगे या तीसरे नंबर पे आएंगे। उनका कार्यकर्ता स्वयं कहता था कि यार भगवान करे कि ये दूसरे नंबर पे आ जाए, हमारी इज्जत बच जाए। जो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं और मार्केट में फ्लोट होती हैं, जनता के बीच में आती हैं, तो उससे निराशा का वातावरण तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता के अंदर, क्योंकि उसके अरमान होते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट जो है जनता से वो करता है और जिनकी उम्मीद होती है कि बस सरकार बनने के बाद उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन उन तमाम साथियों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम
उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। और यदि सरकार ठीक काम करती है, जनता के हित में काम करती है, सहयोग उसको देंगे। जो जन विरोधी अगर कोई भी कार्य राज्य सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाएगा और जनता के हित में हम लोग खड़े जो है सड़कों पर तक नज़र आएंगे। और मैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब समय आ गया कि आने वाले समय के लिए हमको तैयार होना है, और ताकि हमारा जो सिस्टम है 28,000 लोगों का जो एक रुझान हमारे प्रति था उनको भी महसूस हो सके, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्यकर्ता कर सकता है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया, और अब जो है साहस बटोरना होगा, अपने अंदर बहादुरी और जज्बा पैदा करना होगा ताकि हम लोगों के कामों को कर सकें। धन्यवाद नेगी जी, केबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।